साथियों, अगर आप सर्वनाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे। साथियों, मैं वादा कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी सर्वनाम के बारे में, चाहे आपको थोड़ा बहुत आता है या तो फिर नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो को समाप्त होते होते आप सर्वनाम के बारे में संपूर्ण जानकारी समझ जाएंगे। सर्वनाम से कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से बना लीजिएगा। यह सभी के लिए ये वीडियो होते हैं, जो कि यह हमारा व्याकरण का सीरीज है। इससे पहले हमने आपको संज्ञा के बारे में बताए थे, संज्ञा पर एक वीडियो दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में व्याकरण सेक्शन में आपको ये सभी आपको हिंदी व्याकरण में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, तो यह क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी समझेंगे। इतना आसान और सरल भाषा में हम आपको बताएंगे। वादा कर रहे हैं कि इससे आसान आपको कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। साथ में हम आपको बता देना चाह रहे हैं, अगर आप नज़दीक के हैं और JMS कोचिंग सेंटर ने और मधुबनी को जानते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग ऑफलाइन में पढ़ाई कर सकते हैं हमारी टीम के द्वारा, जहाँ पर आपको बेहतर शिक्षा अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेंगे। साथियों, चलिए समझते हैं कि आखिर सर्वनाम की परिभाषा को हम पहले देखते हैं, और वादा कर रहे हैं इससे आसान कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए साथियों, जो शब्द, इसका जो परिभाषा होता है कि जो शब्द संज्ञा यानी नाउन, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी को हमने नाउन में बताए थे कि आप जिधर देखिएगा उधर कुछ ना कुछ चीज़ आपको देखने को मिलेंगे और उसका कोई न कोई नाम है, और जब नाम है तो संज्ञा है। तो सर्वनाम में क्या होता है कि उसी नाम के बदले में जहाँ पर नाम के बदले में दूसरा जो शब्द लिखे जाते हैं, उसी को हम जो है वो सर्वनाम कहते हैं। अब आप बोलिएगा कैसे? जैसे कि आपको पता होगा, अगर सर्वनाम नहीं होता तो क्या होता। सर्वनाम नहीं होता तो जैसे कि हम लोग बचपन में, या अभी भी बच्चे, जैसे कि हम लोग छोटे बच्चे को जब पढ़ाने जाते हैं अपने, तो वहाँ पर जब हम लोग कभी कभी जो है बोलते हैं कि गाय पर निबंध लिखो, लेख लिखो, तो वो लोग लिखते हैं कि गाय पालतू जानवर हैं, गाय को 2 आँख होते हैं, गाय को, मतलब बार बार गाय जो है वो लोग लिखते हैं। तो सर्वनाम में यही होता है, जैसे कि गाय एक नाम हुआ तो नाम बार बार आ रहा है, तो उसी को बार बार नाम नहीं आना है, इसीलिए सर्वनाम का जो है वो यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम सरल शब्दों में समझे तो बार बार एक ही नाम को दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। समझे? अब उम्मीद कर रहे हैं कि सर्वनाम के डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है साथियों। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर सर्वनाम को समझे उदाहरण से। जैसे कि अगर मान लीजिए सर्वनाम नहीं होता तो हम लोग कैसे यूज करते, और सर्वनाम है तो कैसे। देखिए, संज्ञा के साथ, मतलब कि इसमें सर्वनाम का यूज नहीं हुआ है, तब कैसा होता है अटपटा वाक्य। जैसे कि राधा बीमार है, इसलिए राधा के जगह पे राधा आई है, इसलिए राधा आज स्कूल नहीं आई। राधा के डॉक्टर ने राधा को आराम करने को कहा। देख रहे हैं, यहाँ पर सर्वनाम का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये इस प्रकार से बार बार जो है राधा आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम सर्वनाम का यूज करते हैं तब देखिए ये किस प्रकार का वाक्य बन जाते हैं कि राधा बीमार है, यहाँ पर इसलिए वह आज स्कूल नहीं आई। वह जो है यहाँ पर क्या होगा, सर्वनाम है। ठीक है, स्कूल नहीं आई, उसके डॉक्टर ने, उसके, तो यह जो है मतलब उसके, ये भी हो जाएगा सर्वनाम। डॉक्टर ने उसे, तो उसे भी हो जाएगा सर्वनाम।
आराम करने को कहा है। समझे? तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि सर्वनाम के उदाहरण से भी हम लोग समझेंगे, समझ चुके हैं। अब आप लोग सर्वनाम को समझ चुके हैं कि बार बार कोई नाम आ रहा था, उसी के जगह पर हमने यहाँ पर वह का यूज किया, उसके का यूज किया, उसे का यूज किया, यही सब जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर सर्वनाम की कुल संख्या कितने होते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूल सर्वनाम शब्द जो है वो संख्या 11 है। पहला मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ठीक है, कोई, कुछ, यह 11 है साथियों। ठीक है, आगे हम आपको बता दें, नोट परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल सर्वनाम कितने हैं, तो उत्तर इसका हमेशा 11 होगा। बाकी सभी जो है वो शब्द जो है, बाकी सभी शब्द इन्हीं से बनते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा 11 ही उत्तर देना है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि आखिर सर्वनाम के भेद के बारे में, कि आखिर सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, जो कि पहला है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो टोटल आपके कितने हो गए? 6 हो गए, जिसके हमने आपको नाम भी बता दिए। अब एक एक हम समझेंगे कि आखिर पुरुषवाचक क्या है, निश्चयवाचक क्या है, सभी के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक के बारे में देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका परिभाषा और प्रकार देखेंगे। देखिए साथियों, जो सर्वनाम बोलने वाले, ठीक है, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, आप जो बात करेंगे कि बोलिएगा क्या कि मेरा नाम ये है, तो मैं, हम और मेरा, यह जो तीनों शब्द आप यूज करते हैं, यह जो है वो हो जाता है बोलने वाला, तो यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। साथ में जो सुनने वाला होगा उनको बोलिएगा आप, तुम्हारा या तुम, तो ये भी हो जाएंगे आपके कौन सा, सुनने वाला का, तो ये भी हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा जो है वो होगा, मतलब जो मतलब तीसरा व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे वह वहाँ जाता है, या वे कौन है, उसका क्या नाम है। तो इस प्रकार से जो हम जब वह, वे और उसका बोलते हैं, तो यह सभी हो जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो यह सभी क्या हो जाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब जो बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो यह तीनों हो जाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद करते साथियों कि आप सब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझे होंगे। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से पीछे करके देखिएगा, 100% आएगा, क्योंकि इससे आसान कोई नहीं आपको बताएगा। चलिए समझते हैं आगे कि आखिर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो इनके परिभाषा को हम समझेंगे और पहचान के बारे में कि कैसे हम पहचानेंगे कि आखिर यह निश्चयवाचक है। तो निश्चय से स्पष्ट हो रहा है, मतलब कि निश्चित के बारे में यहाँ पर होगा कि जो काम निश्चित ही होगा। निश्चित मतलब जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित मतलब पक्के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, पक्के व्यक्ति या वस्तु का। जैसे इसका मुख्य शब्द होता है ये, इसका उदाहरण भी हम समझेंगे, आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इनका होता है यह, वह, ये, वे, ठीक है, मुख्य शब्द। अब इनका हम उदाहरण देखते हैं। देखिए साथियों, जैसे कि हम बोलेंगे यह मेरी साइकिल है, तो यहाँ पर जो है वो पक्का हो रहा है, पक्का पता है हमको कि यह मेरी साइकिल है। तो जब यह मेरी साइकिल है, पक्का पता है हमको, तो निश्चित है, तो इसलिए हो जाएंगे ये निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा बात कि दूसरा उदाहरण से समझिए कि वे हमारे गुरुजी हैं, तो यह जो है वो निश्चित ही वो हमारे जो हैं वे हमारे गुरुजी हैं।
तो यहाँ पर निश्चित ही पक्के हमको पता है कि निश्चित में सच में है, तो इस प्रकार के जो सर्वनाम होंगे, शब्द होंगे, वह कौन सा होगा? तो वो हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक को भी आप लोग जान चुके होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर तीसरा जो है वो है आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस प्रकार से उसमें जो है वो निश्चित ही होता था, मतलब पक्के बाद, तो यहाँ पर पक्के बात नहीं होंगे। तो जैसे इसका उदाहरण, इसका परिभाषा पहले हम देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वहाँ पर क्या होता है कि संदेह बना रहता है। संदेह, वहाँ पर क्या था कि पक्का में वे गुरुजी हमारे हैं, पक्का में ये मेरे साइकिल हैं, ठीक ना, तो ये वो हमारे गुरुजी हैं, इस प्रकार के शब्द। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि इनका मुख्य जो शब्द है वो है कोई और कुछ। उदाहरण से हम समझेंगे तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई यहाँ पर आ गए, कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर कौन खड़ा है हमको नहीं पता है, निश्चित ही नहीं है, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा उदाहरण से हम समझेंगे कि दूध में कुछ गिर गया है। तो दूध में कुछ गिर गया है तो हमको पता नहीं है कि गिरा है, ठीक ना, तो इस प्रकार का जो शब्द होगा वह क्या हो जाएंगे? वह भी आपके हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, मतलब जो चीज़ हमको पता नहीं है, निश्चित नहीं है, तो उस प्रकार के जो है वो हो जाएंगे क्या? मतलब कि अनिश्चयवाचक। आगे हम बात कर लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो अभी तक हम तीन ठो देख लिए, शायद एक बार फिर से देख ले। हाँ, तीसरा हम देख लिए, अब चौथा समझेंगे। चौथा हम समझेंगे साथियों कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का हम पहले परिभाषा देखते हैं, फिर समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका परिभाषा है कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध बताने का कार्य करते हैं, मतलब कि संबंध बताने का कार्य करते हैं। जैसे इनका मुख्य शब्द की बात करें तो जो, सो या जैसा, वैसा। उदाहरण से अगर हम समझेंगे तो देखिए, जो सोएगा सो खोएगा, तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? जो सोएगा सो खोएगा, यहाँ पर संबंध बता रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे, जो, सो, जैसा, वैसा, इस प्रकार का जो शब्द होंगे वह कौन सा सर्वनाम होंगे? तो वह होंगे संबंधवाचक सर्वनाम साथियों। वह कौन सा होंगे? वह होंगे संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आखिर हम समझते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक का परिभाषा हम देखेंगे पहले कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में प्रश्न मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे इसका हम मुख्य शब्द की बात करें तो कौन, क्या, किसे। उदाहरण से अगर हम समझे साथियों तो तुम बाजार से क्या लाए हो, तुम बाजार से क्या लाए हो, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्या लाए हो तुम। दूसरा उदाहरण से अगर हम समझे तो आज क्लास में कौन नहीं आया, तो यहाँ पर भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जहाँ पर भी प्रश्न पूछने वाला शब्द बने, कौन, क्या, किसे, तो इस प्रकार का जो है वो सर्वनाम कौन सा होंगे? तो होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद हम तो समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लाइक ठोकिए और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। चलिए समझते हैं आगे। अगला
अगला और लास्ट इसका पार्ट्स है, मतलब कि यह निजवाचक का। आगे भी हम बात करेंगे आगे, ठीक ना, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सब चीज़ आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। देखिए इनका परिभाषा हम समझेंगे। निजवाचक का, निज मतलब क्या, खुद। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता मतलब क्या, काम करने वाला, करता मतलब काम करने वाला अपने खुद के लिए करता है, अपने खुद के लिए करता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मुख्य शब्द की अगर हम बात करें साथियों तो स्वयं, खुद और अपने आप। उदाहरण से अगर हम समझते हैं तो जैसे कि हम बोलेंगे कि मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं वाला बात रहे, अपने आप वाला बात रहे, मतलब अपने से हम कोनो काम कर लेंगे तो उस प्रकार का जो सर्वनाम बनेंगे वह कौन सा, वह निजवाचक सर्वनाम बनेंगे साथियों। तो मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह अपने आप घर चला जाएगा। तो कोई व्यक्ति है जो स्वयं कर रहा है काम को, किसी भी काम को, तो वह जो होगा कौन सा होगा, वह होगा निजवाचक सर्वनाम। वह कौन सा होगा, तो वह होगा निजवाचक सर्वनाम साथियों। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है। वैसे स्पेशल टिप्स की अगर हम बात करें तो जब आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए हो तो वह पुरुषवाचक होता है। जब आप शब्द का प्रयोग आदर देने के लिए हो तो वह पुरुषवाचक होता है। जब आप शब्द का प्रयोग खुद के लिए, खुद के काम के लिए हो तो खुद का काम जैसे होगा तो वह निजवाचक के लिए होगा। क्योंकि आप वैसे भी आपको पता है कि दोनों में होता है, पुरुषवाचक में भी और निजवाचक में भी। जब आपका प्रयोग आदर देने के लिए तब पुरुषवाचक, जब खुद के लिए, अपने आप के लिए तो निजवाचक होगा। तो संज्ञा के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य नष्ट होता है, सर्वनाम उसे क्या करते हैं तो बचाता है। तो इसीलिए हम लोग जो है सर्वनाम का यूज करते हैं। और आप कहाँ पर यूज करते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। सर्वनाम के सभी भेद के बारे में भी हमने आपको जानकारी दे दी और इससे सरल कोई नहीं बता सकता है साथियों। और इसी प्रकार से हम आपको अगले व्याकरण के वीडियो में मिलेंगे फिर से। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, अपने सभी दोस्तों मित्रों में ज़रूर शेयर करें। इतनी छोटी सी वीडियो में इतनी बेहतर जानकारी के साथ फिर से हम मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।